दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीए सेंटर। हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भारत की नई आर्थिक नीति 1991 की पृष्ठभूमि, उद्देश्यों एवं प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ये भारत की नई आर्थिक नीति क्या है? जैसे हमारा जब देश आज़ाद हुआ उसके 20-30 सालों तक देखेंगे, 1991 से पहले तक जो टाइम था, जितनी भी चीज़ें होती है जनता की यूज के लिए, लोगों की यूज के लिए, जैसे कि टेलीकॉम कंपनी हो गए, बैंकिंग हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रेलवे हो गया, हवाई यान हो गए, जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे यूज के लिए होते हैं वो सारे सरकार के हाथों में था। जितनी भी फैक्ट्री थी, ठीक है, रक्षा हो गया, जितना भी चीज़ था सब सरकार के हाथों में था। लेकिन देखा गया कि इसमें लगातार घाटा होते जा रहा है। सरकार इन चीज़ों को सही से नहीं संभाल पा रही और जितना हमें कमाई हो रहा था उससे ज़्यादा हमारा नुकसान हो रहा था, देश का नुकसान हो रहा था। इसके कारण क्या किया, देखा गया कि बहुत ही ज़्यादा घाटा हो रहा है। जितना हमारा कह सकते हैं जितना हमारा निर्यात नहीं होता उससे ज़्यादा हमारा आयात हो जाता है, जितना हम लोग कमाते नहीं उससे ज़्यादा हमारा खर्चा हो जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए 1991 में भारत की नई आर्थिक नीति लाई गई और इसी चीज़ के बारे में आज हम लोग डिटेल में समझेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही थी, किस तरह से ये जो भारत की नई आर्थिक नीति है जो 1991 में लाया गया वो किन कारणों से लाया गया, इसका उद्देश्य क्या था, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। इन सभी बातों को आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। बस आपको करना क्या है, तो वीडियो को अंत तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। बस एक छोटा सा काम आप लोग करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को शेयर कर देना है। चलो दोस्तों समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। बिल्कुल आसान भाषा, सिर्फ आपको देखना है, वीडियो को सुनना है, सब कुछ आपको आराम से समझ में आ जाएगा। भूमिका को देखते हैं। कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को प्रमुख स्थान दिया गया। भारत ने क्या किया, तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। मतलब कुछ चीजें जो प्राइवेट होंगी और बाकी जो लगभग 90% चीजें जो वो सरकारी होंगी, कुछ चीजें प्राइवेट होंगी, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है इसके बारे में अलग क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को प्रमुख स्थान दिया गया। जो सरकारी चीजें हैं उसको ज्यादा स्थान दिया गया, प्रमुख स्थान दिया गया। प्रारंभिक वर्षों में इस नीति से औद्योगिक विकास हुआ। जब शुरुआत में सब काम किया गया था उस टाइम में औद्योगिक विकास हुआ, परंतु समय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में कई समस्याएं उत्पन्न होने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जो भारतीय अर्थव्यवस्था उसमें कई तरह की समस्याएं भी उत्पन्न होती चली गई। 1980 के दशक के अंत तक देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। इसी स्थिति से उबरने के लिए 1991 में नई आर्थिक नीति, इसको बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू की गई। इस नीति का मुख्य आधार उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसको बोलते हैं एलपीजी मॉडल, ठीक है, एलपीजी मॉडल कहा जाता है इसको, जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक खुला और प्रतिस्पर्धात्मक बनाना था। और ये जो एलपीजी मॉडल था इसका उद्देश्य क्या था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक खुला और प्रतिस्पर्धात्मक बनाना था। एलपीजी का मतलब क्या होता है, एलपीजी का मतलब पहले होता है उदारीकरण। उदारीकरण को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं लिबरलाइजेशन, ठीक है, लिबरलाइजेशन, जिसको सरकारी नियंत्रण लगे रहते हैं, जो भी नियम होते हैं उसके प्रतिबंधों को हटाना। सरकारी अर्थव्यवस्था पर से जो भी नियम है, प्रतिबंध, उसको हटाना, उसी को उदारीकरण कहा जाता है। फिर है निजीकरण। निजीकरण आपको पता है जो प्राइवेट कोई चीजें होती है, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। और जो वैश्वीकरण है ग्लोबलाइजेशन, तो इसी को बोलते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, निजीकरण जिसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, और वैश्वीकरण जिसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एलपीजी मॉडल। और इसका जो उद्देश्य था वो था भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक खुला और प्रतिस्पर्धात्मक बनाना। आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे कि नई आर्थिक नीति 1991 की पृष्ठभूमि क्या थी, इसको किस तरह से बनाया गया, इसका जरूरत क्यों पड़ा था। तो पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड इसका क्या रहा था, जो 1991 का नई आर्थिक नीति उसका क्या बैकग्राउंड रहा था। पहले हम लोग देखते हैं तो भुगतान संतुलन का संकट, भुगतान संतुलन का संकट बन रहा था। यहाँ पर पैसे नहीं बचे थे, जो विदेशी मुद्रा है वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। तो ये भी एक संकट था जिसके कारण नई आर्थिक नीति लाना पड़ा। 1990-91 में भारत को गंभीर भुगतान संतुलन संकट का सामना करना पड़ा। ये जो दशक चल रहा है 1990-91 का जो समय चल रहा है, उस टाइम भारत को गंभीर भुगतान संतुलन संकट का सामना करना पड़ा। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार कमी हो रही थी। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि भारत के पास केवल लगभग 2 सप्ताह के आयात के लिए विदेशी मुद्रा बची थी। और इतना स्थिति जो है गंभीर हो गया था कि भारत के पास आयात के लिए, मतलब कोई भी चीज आपको खरीदना है उसके लिए सिर्फ आपके पास 2 ही सप्ताह का पैसा बचा था। और इसी टाइम में कहते हैं उस टाइम जो हमारे वित्त मंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ठीक है। तो उस टाइम उन्होंने क्या किया, तो देश का सोना गिरवी रखा था। और इसी के बारे में हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि देश का सोना गिरवी रखा गया था। तो उस टाइम मनमोहन सिंह थे जिन्होंने कहा आप कह सकते हैं कि उस टाइम में जो मनमोहन सिंह थे उनके तर्क विचार ने ही देश को उभारा था, ठीक है। यदि तत्काल कदम नहीं उठाए जाते तो देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कठिनाई हो सकती थी। इस संकट ने सरकार को आर्थिक सुधारों की और
कदम बढ़ाने के लिए मजबूर किया, और ये जो संकट था इसने सरकार को आर्थिक सुधारों की ओर कदम बढ़ाने के लिए मजबूर किया। तो ये पहला हमारा क्या था, इसका बैकग्राउंड था कि भुगतान संतुलन का संकट आ रहा था, जिसके कारण 1991 का नया आर्थिक नीति लाना पड़ा। दूसरा जिसमें कारण हो सकता है वो है बढ़ता विदेशी ऋण। बढ़ता विदेशी ऋण, जो विदेशों से कर्जा लिया गया था भारत के द्वारा, उसका जो ब्याज है वो बढ़ता जा रहा था। 1980 के दशक में भारत ने विकास कार्यों के लिए विदेशों से काफी ऋण लिया था। विकास कार्यों के लिए क्या है, तो विदेशों से काफी ज्यादा कर्जा लिया हुआ था। समय के साथ यह ऋण बहुत अधिक बढ़ गया और उसके ब्याज का भुगतान करना कठिन होने लगा। समय के साथ साथ इसका जो ऋण है वो, मतलब कह सकते हैं जो कर्जा है वो बढ़ता गया, उसका जो ब्याज है वो और बढ़ता गया, जो चुकाना बहुत ही मुश्किल होने लगा था। इससे देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी और आर्थिक सुधारों की आवश्यकता महसूस हुई। इससे क्या, तो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कमजोर होने लगी और आर्थिक सुधारों की आवश्यकता महसूस, इसीलिए कह सकते हैं कि 1991 का जो नया आर्थिक नीति लाया गया था, इन्हीं सब कारणों से लाया गया था, इन्हीं सब बैकग्राउंड थे जिसके कारण इसको लाया गया था। तीसरा जो इसमें कह सकते हैं पृष्ठभूमि है वो है राजकोषीय घाटा और आर्थिक असंतुलन। राजकोषीय घाटा मतलब जो राजकोष से उसमें घाटा आता गया और आर्थिक असंतुलन पैदा हुआ। सरकार का खर्च उसकी आय से अधिक हो गया, सरकार के पास जितना कमाई होता था उससे ज्यादा खर्चा होने लगा, जिसके कारण राजकोषीय घाटा तेजी से बढ़ रहा था। सरकारी कंपनियों की कार्यक्षमता कम थी और उनमें घाटा हो रहा था। जो सरकारी कंपनी, क्योंकि सब कुछ लगभग सभी चीजें क्या, तो सरकार के हाथों में उस टाइम में था, तो सरकार का जो कार्य क्षमता था वो बहुत ही कम था और उसके कारण घाटा बहुत ज्यादा हो रहा था। इससे आर्थिक व्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था, और इससे जो आर्थिक व्यवस्था है उस पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था, मतलब कुछ भी आयात करने के लिए आपके पास कुछ पैसा भी नहीं बचता है। तो ये सब कुछ बैकग्राउंड है जिसके कारण जो नई आर्थिक नीति 1991 का वो लाना पड़ता है। चौथा जो इसमें हम पॉइंट बनाएंगे वो है खाड़ी युद्ध। 1990-91 के दशक में वहां पर क्या है, तो खाड़ी युद्ध चला था, जिसका प्रभाव देश में पड़ा था। 1990-91 में हुई खाड़ी युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई, क्योंकि जब युद्ध खाड़ी देश में होता है तो तेल का कीमत बढ़ ही जाता है। भारत तेल आयात पर निर्भर था, इसलिए तेल की कीमतों में वृद्धि से आयात खर्च बढ़ गया और विदेशी मुद्रा पर अतिरिक्त दबाव पड़ा। जैसे हमारा जो देश है वो विदेशी तेलों पर निर्भर करता है, मतलब जैसे कि अभी इजराइल का ईरान का युद्ध चला, तो ईरान से जितना भी तेल आने वाला था वो सब कुछ बंद कर दिया, क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मुज जो हार्मुज जल संधि उसको बंद कर दिया गया है। तो सिर्फ रूस से तेल लिया जा सकता है, लेकिन रूस पर भी प्रतिबंध है। तो कह सकते हैं कि जब खाड़ी देशों पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो वहां से तेल जो लाया जाता है वो बहुत ही कीमत बढ़ जाता है उसका। तो भारत तेल आयात पर निर्भर था, इसलिए तेल की कीमतों में वृद्धि से आयात खर्च बढ़ गया। जैसे तेल में खर्चा बढ़ेगा तो हमारा आयात खर्च भी बढ़ जाएगा, विदेशी मुद्रा पर अतिरिक्त दबाव पड़ा। और ये जो खाड़ी देशों से तेल लिया जाता है उसमें सब कुछ क्या है, तो डॉलर पर होता है, सब कुछ डॉलर देकर के खरीदा जाता है, विदेशी मुद्रा होना जरूरी है। पांचवा जो पॉइंट है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की शर्तें। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की कुछ शर्तें भी थी, जैसे कि IMF हो गया, विश्व बैंक हो गए, ठीक है। आर्थिक संकट से उभरने के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक से सहायता लेनी पड़ी। इन संस्थाओं ने आर्थिक सुधार, उदारीकरण और बाजार आधारित नीतियों को अपनाने की सलाह दी। इनके द्वारा कहा गया कि आप लोग उदारीकरण करिए, ठीक है। मतलब उदारीकरण का मतलब क्या है कि जो भी आपने सरकारी अर्थव्यवस्था की तरफ से जो भी आपने टैक्स लगा रखा है या फिर कह सकते हैं जो नियम लगा रखे, चीजों को प्राइवेट नहीं करना चाहते, तो उन पर थोड़ा सा छूट दीजिए, सुधार कीजिए, बाजार आधारित नीतियों को अपनाइए, ठीक है। इन सब चीजों के लिए उन्होंने सलाह दिया। इसी के परिणाम स्वरूप नई आर्थिक नीति लागू की गई, और इसी के परिणाम स्वरूप नई आर्थिक नीति लागू की गई थी, प्राइवेटाइजेशन किया गया। आगे हम लोग देखते हैं नई आर्थिक नीति 1991 के उद्देश्य। ये जो नया आर्थिक नीति लाया गया था 1991 में, इसका उद्देश्य क्या रहा, किन उद्देश्यों से इसको लाया गया था। तो पहला जो इसका उद्देश्य था वो था आर्थिक संकट से देश को बाहर निकालना, क्योंकि आर्थिक संकट से देश जूझ रहा था, तो जिससे बाहर निकालना, जिसके कारण ही नई आर्थिक नीति लाई गई थी। नई आर्थिक नीति का सबसे पहला उद्देश्य उस समय के गंभीर आर्थिक संकट से देश को बाहर निकालना था। इसके लिए विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना, भुगतान संतुलन की समस्या को दूर करना और अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाना आवश्यक था। सबसे पहला जो उद्देश्य था वो यही था कि आर्थिक संकट से देश को बाहर निकाला जाए, क्योंकि खाने के लिए पैसा नहीं बचा है। दूसरा इसमें पॉइंट हो सकता है कि आर्थिक विकास की गति को तेज करना। आर्थिक विकास की गति को तेज करना, सरकार चाहती थी कि उद्योग, व्यापार और उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए ताकि देश की आर्थिक वृद्धि दर बढ़ सके। उद्योग बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, तभी देश का जो आर्थिक वृद्धि वो हो सकेगा। इसके लिए आर्थिक गतिविधियों में सरकारी नियंत्रण कम करके उद्योगों को अधिक स्वतंत्रता दी गई। इसलिए क्या है, तो उदारीकरण किया गया। इसके लिए क्या है, तो आर्थिक गतिविधियों में जो भी सरकारी नियंत्रण थे कि सब कुछ हम ही करेंगे, सब कुछ सरकार करेगा, तो सरकार ने जो नियंत्रण था उसको कम किया और उद्योगों को अधिक स्वतंत्रता दी गई कि जो प्राइवेट लोग हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो अब खुद से चीजों को चला सके, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना। जो भी निजी चीजें हैं, जो प्राइवेटाइजेशन है,
जो आपने पढ़ा कि एलपीजी मॉडल पर ये चला था, तो उसमें जो दूसरा पॉइंट था निजीकरण, तो निजी क्षेत्र पर प्रोत्साहन देना, निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना। पहले अधिकांश उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण था, जितने भी उद्योग है लगभग, हम आपको पहले बोले कि जो 90% काम वो सिर्फ सरकार करती थी, और जो कुछ 10% काम थे वो कुछ अलग अलग प्राइवेट कंपनियां करती थी, जिससे प्रतिस्पर्धा और दक्षता कम थी। नई आर्थिक नीति का उद्देश्य निजी क्षेत्र को अधिक अवसर देना था, ताकि उद्योगों में नवाचार, दक्षता और उत्पादन बढ़ सके। आज आप देखिए कि जो टेलीकॉम कंपनी था, जो टेलीकॉम चीजें थी, वो पहले सरकार के हाथों में था, लेकिन सरकार अच्छे से नहीं चला पाया, उसको प्राइवेट कर दिया गया। जैसे कि रिलायंस हो गया, जियो हो गया, ठीक है, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, अब तो बहुत सारा कंपनी बंद भी हो गया। तो प्राइवेट लोग भी इसको सही से नहीं चला पाया, जो उन्होंने चलाया अभी अच्छे से चला रहे हैं। आपको जहां पर तहाँ नेटवर्क मिल जाता है, अच्छे से सब कुछ नेटवर्क मिल जाता है। हालांकि रेट जो है इसका वो अपने हिसाब से बढ़ाते हैं, लेकिन चला तो अच्छा से रहा है, सरकार से बेहतर चला रहा है। अभी जो आप देख पा रहे होंगे कि जो बीएसएनएल का आप लोग सिम लेते हैं, उसमें भी 5G लॉन्च किया है, मतलब कि उसमें भी 4G लॉन्च किया है। तो 4G का वहां पर जो नेटवर्क देता है वो 2G से भी कम देता है। सरकार के अगर कोई चीज हाथों में रहेगा तो इसी तरह से काम होगा। चौथा जिसमें हम लोग पॉइंट देखेंगे, चौथा जिसका उद्देश्य वो था विदेशी निवेश और तकनीक को आकर्षित करना। जो विदेशी निवेश है, मतलब जो विदेशी फैक्ट्री है, या फिर कह सकते हैं जो विदेशी कारखाने वो यहाँ पर लगाए जाए, और तकनीक को आकर्षित करना, ये सब क्या तो इसके उद्देश्य थे। भारत में भारत में आधुनिक तकनीक और पूंजी की कमी थी, इसलिए इस नीति का उद्देश्य विदेशी कंपनियों और निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना था, जिससे उद्योगों का आधुनिकीकरण हो सके, जिससे उद्योगों का आधुनिकीकरण हो सके। तो जो विदेशी कंपनियां थी उसको यहाँ पर बुलाना, उनके तकनीकों को अपनाना, ठीक है, जिससे क्या तो उद्योगों का आधुनिकीकरण हो सके। पांचवा जो इसका उद्देश्य रहा था वो था वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ना, वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ना। कहा जा रहा है कि नई आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ना था। ये जो नई आर्थिक नीति था उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी था कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा जाए। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ उसका जुड़ना एक उद्देश्य था। इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और देश वैश्विक व्यापार में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकेगा। जब आप अपने सामान को विदेशों में बेचेंगे तभी तो विदेशी मुद्रा अर्जित कर पाएंगे। तो इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, भारत जो है अपने सामान को निर्यात कर पाएगा, ठीक है, और देश के जो व्यापार है उसमें अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकेगा। तो ये भी इसका एक उद्देश्य रहा था। आगे हम लोग देखते हैं नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या है। जो नई आर्थिक नीति लाया गया था 1991 में, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो पहला जो इसका विशेषता है उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, ठीक है, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। उदारीकरण का अर्थ है आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण को कम करना। जो भी आर्थिक गतिविधि है, पहले क्या है तो सब कुछ सरकार के हाथों में था, तो उस सरकारी नियंत्रण को कम करना, ठीक है, उसको बोलते हैं उदारीकरण। जो भी आपने कह सकते हैं कि जो भी आपने नियंत्रण कर रखा हो चीजों पर, उद्योगों पर, तो उसको कम करना ही उदारीकरण कहलाता है। कई उद्योगों में लाइसेंस प्रणाली समाप्त कर दी गई, कई उद्योगों में क्या है तो जो लाइसेंस प्रणाली उसको समाप्त कर दिया गया, और व्यापार तथा निवेश के नियमों को सरल बनाया गया। अब कोई भी व्यापार कर सकता था, कोई भी निवेश कर सकता था, इस तरह से कुछ टाइम तक उसको सरल बना दिया गया, मतलब उसको उदारीकरण कर दिया गया। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, निजीकरण, चीजों को निजीकरण कर दिया गया, प्राइवेट किया गया। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के कई उद्योगों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई और कुछ सरकारी कंपनियों के शेयर निजी निवेशकों को बेच दिए। जो सरकारी कंपनियों का शेयर था वो भी निजी निवेशकों को बेच दिया गया, जैसे कि मारुति सुजुकी, पहले वो सरकारी कंपनी थी, बहुत लोगों को ये बात पता नहीं होगा कि पहले वो सरकारी था, बाद में उसको बेच दिया गया। उसी तरह से बहुत सारा कह सकते और भी बहुत सारा कंपनी है जो पहले सरकारी था, लेकिन धीरे धीरे क्या तो वो प्राइवेट होता गया, जैसे हिंदुस्तान जिंक, मॉडर्न फूड्स, ठीक है, एयर इंडिया, ये सब कुछ क्या, एयर इंडिया तो खैर अभी हाल ही में बिका है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज जो पहले सरकारी था लेकिन बाद में उसको प्राइवेट कर दिया गया, तो निजीकरण किया गया। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के कई उद्योगों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई और कुछ सरकारी कंपनियों के शेयर निजी निवेशकों को बेच दिए। इससे उद्योगों की कार्यक्षमता और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई। इससे क्या तो जो भी उद्योग थे उसकी कार्यक्षमता भी बढ़ गई और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि भी हुई, मतलब कंपटीशन में वो आ गए। जब चीजों का निजीकरण कर दिया जाता है, प्राइवेट कर दिया जाता है, तो लोग उसको अपने से चलाते तो अच्छे से चला पाते हैं, सरकार से बेहतर तरीके से चला पाते हैं। आज आप देखेंगे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है और जो सरकारी हॉस्पिटल है, दोनों में फर्क देख सकते हैं। जो प्राइवेट स्कूल है और जो सरकारी स्कूल है, दोनों में फर्क देख सकते हैं। तो उसी तरह से जो कंपनी था, जो उद्योग थे, उसमें भी फर्क देखने को आपको मिल जाएगा। जो सरकार के द्वारा कंपनी चलाया जा रहा है उसको देखिए, और जो प्राइवेट कंपनी चलाया जा रहा है उसको देखिए, आज भी आपको फर्क नजर आएगा। तो तीसरा जो इसका विशेषता है वो है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। इसी को बोलते हैं LP और G मॉडल, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मॉडल, ठीक है, इसको बोलते हैं LPG मॉडल। तो वैश्वीकरण इसमें देखने को मिलता है। वैश्वीकरण के अंतर्गत भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया गया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया गया।
जो भी विदेशी निवेश है, लोगों को कहा गया कि आप हमारे यहाँ पर कारखाने लगाइए, ठीक है, उसके लिए प्रोत्साहित किया गया उनको, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया गया। चौथा जो इसका विशेषता है, औद्योगिक नीति में सुधार। औद्योगिक नीति में सुधार किया गया। 1991 की नई औद्योगिक नीति के तहत अधिकांश उद्योगों को लाइसेंस प्रणाली से मुक्त कर दिया गया। जो भी लाइसेंस प्रणाली था उसको उससे मुक्त कर दिया गया, मतलब वो लाइसेंस का उसको जरूरत नहीं है। इससे उद्योगों की स्थापना और विस्तार करना आसान हो गया। कोई भी आप आराम से क्या तो उद्योग लगा सकते थे, बस कुछ काम करके उद्योग को लगाया जा सकता था। जो लाइसेंस का जरूरत था उसको हटा दिया गया था। पांचवा जो इसमें हम लोग विशेषता देख सकते हैं वो है विदेश निवेश को प्रोत्साहन। जो विदेशी निवेश है उसको प्रोत्साहन दिया गया। सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जिसको बोलते हैं एफडीआई, को अनुमति दी और कई क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों को निवेश करने का अवसर प्रदान किया। जो विदेशी कंपनी है उनको कहा गया कि आप हमारे यहाँ पर निवेश करिए, ठीक है। इससे क्या, तो विदेशी मुद्रा भी हमारे पास आती है। इससे पूंजी और नई तकनीक का आगमन हुआ। इससे पूंजी भी आया और साथ में उनके पास जो टेक्नोलॉजी था वो हमारे पास भी विकसित हुआ, तो विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिला। छठा जो इसमें हम लोग विशेषता लिख सकते हैं वो व्यापार नीति में सुधार। व्यापार का जो नीति था, जो नियम था, जो तरीका हो सकता है, उसमें सुधार किया गया। आयात निर्यात से संबंधित नियमों को सरल बनाया गया और आयात शुल्क को कम किया गया। जो आयात शुल्क है उसको कम किया गया, ठीक है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी बढ़ावा मिल पाया। तो इस तरह से इसकी कुछ विशेषताएं हैं। एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष को देख लेंगे। निष्कर्ष को इस तरह से लिख सकते हैं कि इस प्रकार 1991 की नई आर्थिक नीति भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुई। इस नीति के माध्यम से भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया। इससे स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की गति बढ़ी, विदेशी निवेश में वृद्धि हुई और भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अधिक मजबूत रूप से जुड़ सका। जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसके साथ अधिक मजबूत रूप से वो जुड़ सका। आज आप लोग कंडीशन देख सकते हैं पहले की तुलना में कितना अच्छा हो गया जब उस चीजों को प्राइवेट किया गया है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर को समझ में आया होगा। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। प्लेलिस्ट हम आप लोग के लिए बना दें तो जाकर प्लेलिस्ट से तैयारी शुरू कीजिए। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।